वाली चुड़ैल। एक गांव के बाहर एक चुड़ैल का साया था। वो एक सेब के बाग में रहती थी। जो कोई भी उस बाग में आता उसे वो चुड़ैल मारकर खा जाती थी। जब से मैं इस बाग में आई हूँ मजा ही आ गया है। जब देखो रोज नया मुर्गा आ जाता है। लेकिन चुड़ैल की खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही लोगों को पता चल जाता है कि उस बाग में कुछ गड़बड़ है और फिर लोग उस बाग से सेब तोड़ना और बाग में जाना छोड़ देते हैं। अरे ये क्या हो गया है? धीरे धीरे तो लोग आने ही बंद हो गए। मैं अब किसे खाऊंगी? कैसे अपनी भूख मिटाऊंगी? तभी चुड़ैल की नजर सामने पेड़ पर लगे सेबों पर पड़ती है। मजा आ गया। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लगता है आखिरी बार किसी मंद बुद्धि का मांस खाया था। अरे लोग नहीं आ सकते तो क्या, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। इसके बाद चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप बनाती है और बाग से सेब इकट्ठे करके बेचने निकल पड़ती है। सेब ले लो, सेब, खूब रसीले सेब। एक बार खाओगे तो अपनी बीवी को भी भूल जाओगे। सेब ले लो, सेब, खूब रसीले सेब। तभी सेब वाली पर कल्लू और पुत्तन नाम के दो गांव वालों की नजर पड़ती है। अरे पुत्तन, तू देखा कितना बढ़िया सेब वाली, चला हो थोड़ा सेब खरीदा, रात में खाब हो। खूब समझता हूँ ठरकी, जहाँ सुंदर औरत देखी वहीं लपक के पहुँच जाता है। चलो लेते हैं सेब तेरे लिए। ओ सेब वाली, कैसा दिए सेबवा? हमका लेना है 5 किलो। बस 5 किलो? इतनी ही खा सकते हो इस उम्र में? लगता है बूढ़े हो गए हो। चलो ज्यादा अदाएं मत दिखाओ और 5 किलो सेब बांध दो हमारे लिए। अरे सुनत हो, कल भी आना, हम कल और 5 किलो ले लेंगे। फिर इस तरह वो सेब वाली वहाँ से चली जाती है। उधर रात में कल्लू और पुत्तन दोनों मिलकर सेब काटते हैं। उधर चुड़ैल भी रात में गांव में आ जाती है और पुत्तन के घर खिड़की से झांकती है। अरे कल्लू, जल्दी काटा हो, तू सेब वाली, और ई सेब देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा। सब्र कर मेरे भाई, काटने तो दे। उसके बाद दोनों सेब खाने लग जाते हैं। उधर चुड़ैल जो उन्हें खिड़की से देख रही होती है मन ही मन खुश हो रही होती है। खाओ खाओ, एक बार खाओ, फिर देखो मेरे सेबों का कमाल। जैसे ही कल्लू और पुत्तन सेब खाते हैं वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह 2 सेब रह जाते हैं। चुड़ैल अंदर जाकर उन दोनों सेबों को उठा लेती है। मजा आ गया, मेरी तरकीब तो काम कर गई है। धीरे धीरे मैं इस पूरे गांव को अपना शिकार बना लूंगी, सबको खा जाऊंगी, सबको। अगले दिन चुड़ैल फिर से सेब वाली का रूप बनाकर सेब बेचने निकलती है। उसे रीमा अपने पास बुलाती है। ए सेब वाली, जरा इधर तो आ, सेब मुझे भी खरीदने हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या भाव दिया? मेम साहब, भाव का क्या है, आप सेब खाओ, अच्छे लगे तो पैसे कल दे देना, मैं तो कल भी आऊंगी, जो मन करे वो पैसे दे देना। हाँ, सेब वाली की बात सुनकर रीमा को लालच आ जाता है। बात तो बहुत बनाती है तू, चल ले लेती हूँ तेरे सेब, लेकिन पैसे तो मैं बाद में ही दूंगी, और वो भी तब जब मुझे और मेरे घर वालों को ये सेब पसंद आ जाएंगे। फिर रीमा सेब लेकर अपने घर चली जाती है। वहाँ उसका पति राजू बैठा होता है। रीमा सेब लाकर राजू को देती है और वहाँ से चली जाती है। इस औरत ने जिंदगी में पहला अच्छा काम किया। इतने बढ़िया से भला इस सिरफरी को कहाँ से मिल गए? ये कंजूस आज कहाँ से सेब खरीद लाई? लेकिन मुझे क्या, मैं तो खा लूं जल्दी से। राजू सेब खा जाता है, लेकिन राजू जैसे ही सेब खाता है वो भी सेब बन जाता है। उधर रीमा घर वापस आती है और राजू को घर पर ना पाकर गुस्से में आ जाती है। इस आदमी से तो मैं दुखी आ गई हूँ, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता, आवारा कहीं का। उसी रात चुड़ैल वापस राजू के घर आती है। एक और नया शिकार, जय हो चुड़ैलों के देवता की। इस तरह तो मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। पहले इस राजू सेब और बाकी के सेबों को तो अपने कब्जे। फिर चुड़ैल सेब को लेकर उड़कर अपने बाग में चली जाती है। उधर राजू काफी देर तक घर नहीं आता। इस वजह से रीमा चिंता में पड़ जाती है। ये राजू ऐसे तो कहीं नहीं जाता और रात में तो हमेशा घर लौट आता है, लेकिन कहाँ गया? और देखो तो सारे सेब भी खा गया, भूखा कहीं का। चलो ढूंढो अभी से।
हाय रे मेरी किस्मत, कैसा नास मिटा पल्ले पड़ गया है। अगले दिन सुबह रीमा को बबली मिलती है। अरे रीमा बहन, के होया? आंखें घड़ी सूजी लाग रही से। राजू भैया ने सोड़ नहीं दिया के? तभी वहाँ सेब वाली आ जाती है और बबली का पति शामू उससे सेब लेने लगता है। रीमा और बबली खिड़की से उन्हें देख रही होती हैं। अरे वाह सेबवाड़ी, बहुत अच्छे लागे हैं थारे सेब तो। मन में भी लेने का मन कर रहा है, ताजे तो सेना। क्या बाबूजी, आप भी ना बिल्कुल ताजे हैं, बस आपके लिए ही अभी पेड़ से तोड़कर ला रही हूँ। अच्छा, बातें तो तू अच्छी करे से, लेकिन मैं यूं कौन ही लूं, पहले चेक करूंगा। फिर सेब वाली उसे एक सेब देती है। सेब खाते ही शामू को चक्कर आने लगते हैं। अरे ये तन्ने मन्ने के खिला दियो, मारे को तो घणे चक्कर आवे से। तभी शामू नीचे गिर जाता है और सेब बन जाता है। सेब वाली भी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और शामू को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। ये सब रीमा और बबली देख लेती हैं। अरे बबली बहन, मेरा पति तो सेब बन गया से, अब मैं क्या करूं? पता नहीं चुड़ैल उसने कोई फ्रूट चाट में ना खा गई होवे। हाय मेरे पति, बेचारे को सेब बना दिया। मन ने भी कोई ककड़ी वगैरह बना देवे। हाय रे मेरा पति। अरे चुप करो रीमा बहन, अब उसने कुछ भी किया हो शामू भाई का, हम उसे पकड़े बिना नहीं रह सकते, इसलिए तुम परेशान मत हो। फिर रीमा और बबली गांव के प्रधान को जाकर सारी बात बताती हैं। अच्छा बबली बेटी, अगर ये सब सच बात है तो हम सब लोग सचमुच खतरे में हैं और हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। फिर प्रधान जी और गांव वाले हाथ में गंगा जल लेकर सेब के बाग में जाते हैं। प्रधान जी, हम कहत हैं क्यों ना गंगा जल छिड़क कर इस बाग में आग लगा दे, जो कुछ होई जल कर भस्म हो जाई। हाँ, जैसा तुम लोग ठीक समझो, मुझे तो सिर्फ अपना गांव बचाना है। फिर गांव वाले सेब के बाग में गंगा जल छिड़क कर आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है और गांव वाले जो सेब बने थे वो भी ठीक हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मैं ठीक हो गया प्रधान जी, मैं ठीक हो गया। आपने मुझे चुड़ैल का फ्रूट चाट बनने से बचा लिया। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे और राजू, पहले यहाँ से भाग ले, और देख तेरी अम्मा आ गई, फिर खुशी मनाना। आगो सब यहाँ से। अरे ये क्या किया दुष्टों, मेरा सारा जादू खत्म कर दिया, मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं अब सब गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार कर खा जाऊंगी। तभी चुड़ैल के आगे पुत्तन आ जाता है। हमका माफ कर दो मैया, हमसे गलती हो गई। हम आज से कौनो औरत की तरफ आंख नहीं उठाएंगे, जब भी देखेंगे सिर्फ मर्द ही देखेंगे। माफ कर दो जी। तूने मेरे पति को सेब बनाया ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब तेरा क्या धरा है? सबसे पहले मैं तुझे ही मार देती हूँ, फिर बाकी गांव वालों को देखूंगी। चुड़ैल पुत्तन को फेंक कर रीमा की तरफ बढ़ती है। अरे मर गया रे, मेरी कमर, इसका तो कमरा बन गया। बहुत दर्द हो रहा है भाई। तभी तांत्रिक अपने पास से भस्म निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। पाउडर फेंक रहा है मुझे गोरा करने के लिए। चुड़ैल देख तो सही, अभी मेरा जादू। मजा आ जाएगा तुझे। तभी एकदम से चुड़ैल जलने लगती है। अरे तांत्रिक, ये क्या कर दिया? मुझे जलन क्यों हो रही है? मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ। तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान किया था, अब तू तो गई। थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी जल जाती है और गांव वाले चुड़ैल के साए से आजाद हो जाते हैं और सेब का बाग भी ठीक हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। रमेश नगर नाम के एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में महेश, उसकी पत्नी जया और उनकी 7 साल की बेटी पिंकी रहती थी। सर्दियों का मौसम था और इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। महेश के घर के हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि वो इतनी कड़कती ठंड में भी एक स्वेटर नहीं खरीद पा रहे थे। जया बेचारी बिना स्वेटर के अपना पूरा दिन ठिठुरते हुए निकाल रही थी। माँ, आप पूरा दिन ठंड में ठिठुरती रहती हो, अब आप भी अपने लिए एक स्वेटर बना लो। तू मेरी फिक्र मत कर, तेरे पापा के पास जब पैसे हो जाएंगे तो वो मुझे स्वेटर दिला देंगे। क्या हम इतने गरीब हैं कि एक स्वेटर भी नहीं ले सकते? बेटी, हम तो पेट भर खाना खा ले उतना ही बहुत है। पिंकी को अपनी माँ के लिए बुरा लगता रहता है कि उनके पास एक स्वेटर भी नहीं है। वो कैसे ठंड में पूरा दिन काम करती है। वो स्कूल के बाद यही सोचते सोचते दूर निकल जाती है और वहाँ एक घने बगीचे में पहुंच जाती है।
वहाँ उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा ही सुंदर स्वेटर लटका दिखता है। पिंकी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अरे वाह, इतना सुंदर स्वेटर, ये तो माँ को बड़े अच्छे से आएगा। मुझे कैसे भी करके इस स्वेटर को पेड़ से उतारना ही होगा। बस फिर पिंकी जल्दी से एक लंबी सी डंडी ढूंढ कर लाती है और पेड़ से उस स्वेटर को उतार लेती है। जैसे ही पिंकी उस स्वेटर को हाथ में लेती है, उसके शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि बस स्वेटर को हाथ लगाते ही इतनी गर्मी कैसे आ सकती है। पर वो खुश भी बड़ी होती है कि अब उसकी माँ को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। पिंकी जल्दी से स्वेटर लेकर घर पहुँचती है। पिंकी की माँ पिंकी के हाथ में इतना सुंदर स्वेटर देखकर चौंक जाती है। अरे पर ये स्वेटर तुम लाई कहाँ से? किसका स्वेटर है ये? अरे माँ, मैंने ये स्वेटर एक पेड़ पर टंगे हुए देखा तो बस मैं आपके लिए ये ले आई। जया बड़ी ही खुश हो जाती है। वो पिंकी के हाथ से वो स्वेटर लेती है और उसको पहन लेती है। स्वेटर पहनते ही जया के शरीर में एकदम गर्मी आ जाती है। उसे तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे ठंड नहीं बल्कि गर्मियों का मौसम हो। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही गर्म है। तुम मेरे लिए कितनी अच्छी चीज लेकर आई हो। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। जया पूरा दिन उस स्वेटर को पहनकर बड़े मजे से काम करती है। पर जैसे जैसे शाम होने लगती है, जया अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और बिल्कुल चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। पिंकी को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए वो अपनी माँ से खाना मांगने जाती है, पर वो पिंकी को डांट कर भगा देती है। उसके बाद जब महेश काम से वापस घर आता है और वो जया से खाना मांगता है, तब भी वो चिल्लाने लगती है। महेश को बड़ा गुस्सा आता है। क्या तुम पागल हो गई हो जो बिना वजह गुस्सा किए जा रही हो? ना तुमने आज पिंकी को खाना दिया और माँ भी कब से भूखी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? ओए, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा? वरना अभी के अभी तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। इतनी बदतमीजी, तू सच में पागल हो गई है। पता नहीं पापा, जब से माँ ने ये स्वेटर पहना है तब से वो एक कोने में बैठी है और किसी से बात भी नहीं कर रही। ऐसा है? अभी के अभी मुझे ये स्वेटर उतार कर वापस दो। इस स्वेटर में ही आग लगाता हूँ मैं अभी। बस इतना सुनते ही जया गुस्से से लाल हो जाती है और चुड़ैल में बदल जाती है। जया को चुड़ैल के रूप में देख महेश की हालत खराब हो जाती है और पिंकी तो जोर जोर से रोने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे स्वेटर को आग लगाएगा? तूने अगर इस स्वेटर को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? जया, जया, तुम्हें ये क्या हो गया है? ये तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं कोई जया नहीं हूँ, मेरा नाम रागिनी है, रागिनी, समझा? और अब मैं तेरी जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्वेटर। बस मुझे कुछ मत करो। पर याद रखना, अगर मेरे स्वेटर की तरफ नजर भी उठाकर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। जैसे तैसे चुड़ैल शांत हो जाती है और वापस जया में बदल जाती है। जया को कुछ होश भी नहीं होता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? चलो खाना खाते। माँ, अभी आपको क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं, चलो चलकर खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। महेश पिंकी को इशारा कर देता है कि माँ को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जया के शरीर में किसी चुड़ैल का वास है और जया को कुछ भी याद नहीं है। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। सोते वक्त महेश को लगता है कि जया अब स्वेटर उतार कर सो जाएगी और महेश उसका स्वेटर कहीं दूर फेंकाएगा, पर जया तो स्वेटर उतारे बिना ही सो जाती है। अब अगली सुबह होती है, महेश को काम पर जाना होता है, पर जया अभी तक सो रही। जया, जया, जल्दी उठो, देखो दिन निकल आया है। पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करना है, मुझे भी काम पर निकलना है। जल्दी उठो बाबा। कितनी बार बताऊं, मैं जया नहीं रागिनी हूँ, रागिनी। और तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे उठाएगा? तुझे दिखाई नहीं देता मैं सो रही हूँ? मुझे उठाने की दोबारा हिम्मत मत करना, समझा? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम आराम से सो जाओ। हाँ, मैं तुमको नहीं उठाऊंगा। महेश फिर पिंकी से उस स्वेटर के बारे में पूछता है। पापा, वो स्कूल से आगे जाकर बगीचे में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस पर से। महेश फिर पिंकी के साथ उस बगीचे में जाता है और वहाँ खड़े बरगद के पेड़ को ध्यान से देखता है। वो वहाँ खड़ा देख ही रहा होता है कि तभी उधर से एक आदमी गुजरता है जो महेश को टोकता है। अरे भाई, तुम इस मनहूस पेड़ को क्यों देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मनहूस मतलब? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, क्या तुमको कुछ नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे कुछ समय पहले यहाँ एक लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी। बड़ी ठंड का समय था। सुना है उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा इस पेड़ पर बांध दिया करती थी। एक दिन तो उसकी माँ ने हद ही कर दी। हाँ, कड़कती दिसंबर की ठंड में
उसका स्वेटर उतार कर उसे इस पेड़ से लटका दिया। सुबह जब लोग आए तो उनको लगा कि वो लड़की बेहोश हो गई है, पर जब उसे पेड़ से उतारा तो वो बेचारी ठंड से मर चुकी थी और उसका स्वेटर वहीं पेड़ पर लटका रहा। उसके बाद एक दिन वो स्वेटर उसकी सौतेली माँ ने पहना था और वो अजीब हरकतें करने लगी थी। हाँ, कुछ दिन तो ऐसे ही चला और फिर एक दिन उसकी माँ ने खुद को ही मार डाला। फिर तब से वो स्वेटर यहीं टंगा रहता था, पर पता नहीं अब कौन ले गया। लोग कहते हैं कि रागिनी चुड़ैल बन गई और उसकी आत्मा उस स्वेटर में आ गई थी। हाँ। क्या नाम बताया तुमने? रागिनी? हे भगवान, अब मेरी जया का क्या होगा? क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो? है? क्या बात हो गई? दरअसल वो स्वेटर मेरी बेटी पिंकी इस पेड़ से उतार कर घर ले गई और अपनी माँ को दे दिया। जब से उस चुड़ैल का स्वेटर जया ने पहना है तब से उसमें भी उसकी आत्मा आ गई है। उसने खुद अपना नाम मुझे बताया है। ओहो, ये तो होना ही था। तुम्हारी पत्नी ने वो स्वेटर जो पहन लिया, अब तो भाई तुम्हारी पत्नी को भवानी तांत्रिक ही बचा सकते हैं। हाँ, वो दूसरे गांव में रहते हैं, तुम जल्द से जल्द उनको बुला लाओ। बस फिर महेश जल्दी से भवानी तांत्रिक को घर लेकर आता है। भवानी तांत्रिक जया को अपने सामने बिठाते हैं और उसे वो स्वेटर उतारने को कहते हैं। बस इतना सुनते ही जया एक चुड़ैल में बदल गई और बुरी तरह चिल्लाने लगी, तुझे भी मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे तो तू मार ही चुकी है, अब तुझे इन गरीब लोगों को मारकर क्या मिलेगा? अच्छा लगता है मुझे, मैं मारूंगी, सबको मारूंगी। तांत्रिक अपनी कोशिश कर लेते हैं पर चुड़ैल जया का शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। वो तो बस उसे मारने पर तुली होती है। उसके बाद तांत्रिक भी हार मान लेता है। उसके बस में ही नहीं होता कि वो उस चुड़ैल को जया के शरीर से निकाल सके। चुड़ैल अपना ही गला दबाना शुरू कर देती है। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा स्वेटर लेने की, नहीं छोड़ूंगी किसी को। अपनी माँ को मरते देख पिंकी उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। ये सब मेरी गलती है, हम बहुत गरीब हैं और पापा के पास माँ को एक स्वेटर दिलाने के भी पैसे नहीं थे। मेरी माँ इतनी ठंड में ठिठुरती रहती थी पर बेचारी एक शब्द ही बोलती थी। मैंने ही वो स्वेटर उस बगीचे में देखा और मैं ले आई। सब मेरी गलती है, आप मुझे मार दो पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। पिंकी को ऐसा करते देख उस चुड़ैल का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उसे पिंकी को देख अपनी जिंदगी याद आ जाती है। चुड़ैल जया के शरीर को छोड़कर चली जाती है। उसके जाते ही जया बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो बस अपने नए स्वेटर के लिए खुश होती है।